किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में हो रही हलचलों की जानकारी, बदलावों की जानकारी, गतिविधियों की जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके, आपकी खेती किसानी को उन्नत बनाने में मददगार साबित हो सके। आज के हमारे इस एपिसोड में हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स आपके लिए, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे एपिसोड में क्या कुछ रहने वाला है खास, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में एग्रीश्योर फंड, कृषि निवेश पोर्टल और विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे बैंकों को AIF उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर, कृषि मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव सेमुअल प्रवीण कुमार, अजीत कुमार साहू एवं कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि विकसित भारत और विकसित भारत का निर्माण विकसित खेती के बिना नहीं हो सकता, समृद्धि किसान के बिना नहीं हो सकती और खेती में निवेश की जरूरत है। इसलिए केवल सरकारी नहीं, हमें प्राइवेट निवेश भी करना पड़ेगा। कृषि निवेश पोर्टल पर अब एक ही जगह सारी जानकारी मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज के ये जो दो प्रयोग है, एक एग्रीश्योर, हमारे कई स्टार्टअप्स हैं जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आजकल बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं। उनके पास टैलेंट है, क्षमता है, आइडियाज है, योग्यता है, समझ है, सामर्थ्य है, लेकिन कई बार अच्छे आइडिया के लिए भी पीछे से जो सपोर्ट चाहिए, धन चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, वो कई बार हो नहीं पाती। और इसी विचार से जो स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं, शुरू तो हो गए, बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए उनको धन की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। और इसलिए विचार आया कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जो ऐसे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको सहयोग करे। और इसलिए ये एग्रीश्योर निधि का आज शुभारंभ हुआ है। मैं कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप इस योजना का लाभ उठाएं। हम 80-100 स्टार्टअप्स की आज बात कर रहे हैं, उनको मदद करेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसे योग्य स्टार्टअप्स अगर होंगे, उनके पास आइडियाज होंगे, तो उन आइडियाज को खाद पानी देने का काम हम करेंगे। एग्रीश्योर जैसी योजनाओं को और आगे बढ़ाएंगे। ये 80 और 100 तक सीमित नहीं रहेगी। हम टैलेंट का सम्मान करते हैं, आपकी क्षमताओं का उपयोग करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत का निर्माण विकसित खेती के बिना नहीं हो सकता, समृद्ध किसान के बिना नहीं हो सकता। और खेती में निवेश की जरूरत है, खेती में निवेश की जरूरत है, केवल सरकारी निवेश नहीं, हमको प्राइवेट निवेश भी चाहिए। ये दोनों योजनाएं हमारी, चाहे हमारा एग्रीश्योर निधि हो या एग्री इंफ्रा जो फंड है उसके, और एग्रीकल्चर में बाकी जो निवेश है, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश हो रहा है, लेकिन निवेशकों को दिक्कत है, निवेशक मित्र भी बैठे हैं, प्रक्रियाएं इतनी जटिल होती है। सिंगल विंडो की बात हम जरूर करते हैं,
लेकिन सिंगल विंडो और एक विंडो हो जाती 10-12 विंडो के बाद। उसने जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है कि एक जगह ही उनको सारी सुविधाएं ठीक से मिल जाए। अब इसलिए जो कृषि निवेश पोर्टल, सारी जानकारी एक जगह मिलेगी ना प्रवीण जी, एक ही जगह सारी जानकारी मिलेगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। ये जो हमारा कृषि निवेश पोर्टल है ये भी वरदान बन के निवेशकों के लिए सामने आएगा। निवेशक मित्रों, हम आपका आदर करते हैं। निवेश की जरूरत है, सभी क्षेत्रों में जरूरत है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि अपनी खेती को हम कैसे अधिकतम उत्पादन देने वाली बनाएं, कैसे हम वैल्यू एडिशन ढंग से कर पाएं, ये वैल्यू एडिशन की जरूरत है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार ने कहा, कृषि निवेश ये जो पोर्टल है एक नया पहल है। जैसे भारत सरकार में आप जानते हैं कि हम अनेक योजनाएं निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खासकर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का तो आपने सुना ही होगा। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो मॉफपी के तहत है, अलग अलग मंत्रालय द्वारा इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो मत्स्य विभाग से इम्प्लीमेंटेशन होता है। मत्स्य पालन के अलावा पशुपालन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी डेवलपमेंट फंड का भी है संचालन होता है। राष्ट्रीय गोवर्धन मिशन एक है जो वाटर रिसोर्स जल शक्ति मिनिस्ट्री से इम्प्लीमेंट होता है। और कृषि मंत्रालय में भी एएफ के अलावा एनएचबी में कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडीज मिलते हैं। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी ऐसा एक योजना है जिसके तहत निवेशकों को काफ़ी मदद मिलता है। लेकिन ये अनेक योजना है जो है अपने अपने अलग पोर्टल्स में इसके जो सूचनाएं हैं अलग अलग तरीके में मिलते हैं। और जो भावी निवेशक हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है कि किस योजना से उनको मदद मिले और इनका जो अभिसरण है, जो कन्वर्जेंस है, वो कैसे होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको सबको इंटीग्रेट करके एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिस प्लेटफॉर्म से जो भी निवेश करना चाहता है कृषि और संबंधी क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और उनको सुविधा भी होगा कि जानकारी प्राप्त करने में और साथ साथ उसका एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, क्योंकि सारे पोर्टल्स इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड इज ए पोर्टल ऑफ पोर्टल टाइप ऑफ फैसिलिटी। तो इसको बिल्ड करने में हमारे लिए इन्वेस्ट इंडिया, BMGF और उनका जो वेंडर हैं NEC, उन्होंने इसमें हमको बहुत मदद किया, सहयोग किया। उनके हेल्प से हमने इसको एक पोर्टल ऑफ पोर्टल्स रूप में इसका स्थापना किया है। इससे बेसिकली आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी जो इनोवेटिव फीचर्स हैं, जैसे निवेश मित्रा का एक चैटबॉट हमने इसमें बनाया है, जिसमें ये मेन्यू आधारित योजना है, जिसमें आपको प्री डिफाइंड मेन्यू भी एक आ जाएगा जैसे आप उसमें लॉगिन करेंगे। और क्वेरी बेस्ड भी है। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है जो मेन्यू में नहीं है और आप एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और मॉफपी का PM किसान संपदा योजना दोनों को मिलकर मैं इसमें लाभ उठा सकता हूँ कोई कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, तो उसका भी आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक इसमें डैशबोर्ड है नेशनल लेवल में। डैशबोर्ड में आपका जो प्रगति है कि अलग अलग योजनाओं के तहत क्या प्रगति हुआ है एक ही जगह पे आपको मिलेगा, तो ये मॉनिटरिंग के लिए भी अच्छा होगा। और किन किन राज्यों में किस तरह का प्रगति हुआ है वो भी हम उसमें देख सकते हैं। और हमको एक एकीकृत फॉर्म में आपको डेटा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। और इसके साथ साथ इसको निवेश के जो क्षेत्र है, कृषि निवेश जो काफ़ी इसमें हम लोग अभी जोर दे रहे हैं, तो उसमें जो कैसे और इसको बढ़ावा दे सकते हैं, ये इसमें भी ये मददगार साबित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत से जुड़े 7 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इनके लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी की गई है। इसमें बता दें आपको डिजिटल कृषि मिशन भी शामिल है। क्या कुछ खास है इसमें, आइए आपको दिखाते हैं। पहला फैसला डिजिटल कृषि मिशन है। इसके अंतर्गत किसानों के जीवन को बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका कुल खर्च 2,817 करोड़ रुपए है। इसके 2 बुनियादी स्तंभ हैं। पहला एग्री स्टैक है, जिसके तहत किसान की रजिस्ट्री, गांव की भूमि के नक्शे की रजिस्ट्री और बोई गई फसल की रजिस्ट्री की जाएगी। दूसरा स्तंभ कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है, जिसमें भूस्थानिक डेटा, सूखा और बाढ़ की निगरानी, मौसम और उपग्रह डेटा, पानी की उपलब्धता से जुड़ा डेटा, फसल उपज और बीमा मॉडलिंग को रखा गया है। मिशन के अंतर्गत मिट्टी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। फसलों का डिजिटल तरीके से अनुमान लगाया जाएगा।
AI और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा किसान सीधे खरीदारों से संपर्क भी कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा को भी मंजूरी दी। इस पर 3,979 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पहल किसानों को जलवायु के प्रति लचीलेपन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। एक और बड़ा फैसला कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने वाला भी है। इसके अंतर्गत कृषि अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अनुसंधान और शिक्षा में प्राकृतिक खेती और जलवायु के प्रति लचीलेपन को भी शामिल किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2,291 करोड़ रुपए के कुल खर्च वाला ये उपाय कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखने से संबंधित भी फैसला लिया है। इसके तहत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा के अलावा डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास पर जोर रहेगा। साथ ही पशु आनुवांशिक संसाधन प्रबंधन, पशु पोषण और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं की वृद्धि और विस्तार पर ध्यान केंद्रित रहेगा। कुल मिलाकर 1,702 करोड़ रुपए के इस निर्णय का उद्देश्य पशुधन और डेयरी माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है। 5वां फैसला बागवानी का निरंतर विकास है। इसका मकसद बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाना है। इस पर 1,129 करोड़ से भी अधिक की धनराशि खर्च होनी है। 6वां फैसला कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण है, जिस पर 1,202 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जबकि 1,115 करोड़ रुपए के 7वें फैसले में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर बल दिया जाएगा। यहाँ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं किसान समाचार डीडी किसान पर। मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात करेंगे डिजिटल कृषि मिशन के बारे में, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है, जिसका कुल बजट 2,817 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से 1,940 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य यह मिशन हमारे देश के किसानों को डिजिटल सेवाएं देने के लिए है। इसके तहत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल फसल अनुमान सर्वे और अन्य डिजिटल योजनाएं लाई जाएंगी। ये योजनाएं केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ साथ शिक्षण और शोध संस्थानों द्वारा मिलकर लागू की जाएंगी। डिजिटल कृषि मिशन की मुख्य बातें: मिशन के तहत 3 मुख्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। एग्रीस्टैक, यह किसानों को डिजिटल पहचान यानी किसान की पहचान देगा, जिससे किसानों को अपनी जानकारी और फसल संबंधी सभी जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली, कृषि DSS, यह प्रणाली फसल, मृदा, मौसम और जल संसाधनों से जुड़ी जानकारी को एकीकृत करेगी, जिससे किसानों को सही समय पर सही सलाह मिल सके। मृदा प्रोफाइल मैपिंग, देश की कृषि भूमि का विस्तृत मृदा प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता और उसकी विशेषताओं की पूरी जानकारी मिल सकेगी। डिजिटल कृषि मिशन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल फसल अनुमान सर्वे DGCES। इसके तहत किसानों की फसलों के सटीक उत्पादन का अनुमान लगाया जाएगा, जो कृषि उत्पादन के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा। रोजगार के अवसर, इस मिशन से लगभग 2.5 लाख स्थानीय युवाओं और कृषि सहायकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। डिजिटल पहचान, किसानों को एक डिजिटल पहचान मिलेगी, जिससे उन्हें योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी और उन्हें बार बार सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल कृषि मिशन के लाभ, इस मिशन के जरिए किसानों को सभी सेवाएं और योजनाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना, फसल आरण लेना और समय पर कृषि सलाह प्राप्त करना बहुत आसान होगा। इसके अलावा यह मिशन कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और कुशलता लाएगा, जिससे हमारे किसानों को सर्वोत्तम और समय पर मार्गदर्शन मिल सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में अब वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। खेती का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अपार संभावनाएं हैं और इसके जो संबंधित व्यवसाय हैं उन्हीं में शामिल है मछली पालन। जी हाँ, मछली पालन को अगर आप अपना लेते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सी तैयारियां करने की ज़रूरत होती है, आपको प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत होती है। तो मछली पालन करना चाहते हैं आप तो किस तरह की तैयारियाँ आपको करनी है, और अगर आप पहले से ही जुड़े हुए हैं तो कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है, आइए आपको बताएं। मछली प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। विश्व की लगभग 1 अरब लोग अपने दैनिक भोजन में प्रोटीन की आपूर्ति मछली को अपने भोजन में शामिल करते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियां, समुद्र से मिलने वाली मछलियों की संख्या इसकी मांग के अनुसार बहुत कम है। इस समस्या को दूर करने का उत्तम पर्याय मछली पालन है, जो बहुत से देशों में बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। संभावनाओं को देखते हुए मछली पालन की तरफ कृषकों का रुझान बढ़ने लगा है। आज हमारे देश में मछली पालन करके किसान काफी हद तक लाभान्वित हो रहे हैं। मछली पालन में लागत कम और मुनाफा अधिक है। किसान मछली पालन की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। मछली पालन उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तालाब। अगर मछली पालक के पास तालाब नहीं है तो वे सरकारी तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन का काम शुरू कर सकते हैं। यदि सरकारी तालाब पट्टे पर ना मिले और आपके पास जमीन है तो तालाब खुदवाकर भी ये व्यवसाय किया जा सकता है। मछली पालन को बढ़ावा देने में सरकार भी भरपूर मदद करती है। यही नहीं, सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा भी दिया है। इसके अलावा मछली पालकों को तमाम सुविधाएं भी दी जा रही है। आज बहुत से किसान मछली पालन को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम सूखे मेवे और काजू की 4 प्रमुख किस्मों पर चर्चा करेंगे जो पोषण और स्वाद के मामले में महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं बादाम और अखरोट की। बादाम की प्रमुख किस्में हैं नॉन-परेल और कार्मेल। नॉन-परेल बादाम को इसके सुंदर आकार और उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जबकि कार्मेल किस्म की मिठास और कुरकुरापन इसे खास बनाते हैं। अब अखरोट की बात करें तो चैंडलर और हार्वर्ड 2 प्रमुख किस्में हैं। चैंडलर अखरोट की बड़ी और अच्छी गुणवत्ता की कर्नल्स के लिए प्रसिद्ध है, जबकि हार्वर्ड किस्म की मिठास और सुगंध इसे लोकप्रिय बनाती है। इसके बाद काजू और पिस्ता की किस्मों पर चर्चा करते हैं। काजू की प्रमुख किस्म है W320, जो अपने बड़े आकार और बेहतरीन स्वाद के लिए जानी जाती है। पिस्ता की बात करें तो केरमन और पीटर्स 2 प्रमुख किस्में हैं। केरमन पिस्ता की अच्छी गुणवत्ता और आकार के लिए मशहूर है, जबकि पीटर्स किस्म का स्वाद और पोषण इसे खास बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था सूखे मेवे और काजू की प्रमुख 4 किस्मों पर हमारा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारी के लिए आइए रुख करें हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में बारिश की संभावना को देखते हुए दलहनी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। उत्तरी मध्य पठार इलाके में तैयार मिर्च और अन्य सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। पूर्वी घाट के ऊपरी हिस्सों में सब्जियों की पौध को भारी बारिश में खराब होने से बचाने के लिए पॉलीथीन या तिरपाल लगाएं। साथ ही खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाट इलाके में मक्का के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। ओडिशा के इन इलाकों में दलहनी फसलों, मक्का, सब्जियों और मूंगफली के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में धान, मक्का, गन्ने के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की जरूरत है। वहीं अरहर और मूंगफली के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। साथ ही सब्जियों और बागवानी फसलों में भी फालतू पानी जमा न होने दें। आंध्र प्रदेश में कम बारिश वाले इलाके में रागी, मक्का, कपास और अरंडी की फसल में जरूरत के हिसाब से खाद का इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, अदरक, हल्दी और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान कपास और मक्का के खेतों में भी जलभराव न होने दें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के पठार क्षेत्र में बारिश या किसी और वजह से अगर फसल बर्बाद हो गई हो या जिन इलाकों में अंकुरण कम हुआ हो, वहां के किसान विकल्प के तौर पर कम अवधि वाली लोबियां, तिल, ग्वार, सेम और राम तिल जैसी फसलों की बुवाई की योजना बनाएं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। इस योजना के तहत हमारे किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। इसके लिए नमूना देना होता है और बस आपका रिपोर्ट कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप तक पहुंच जाता है, जिसके अनुसार आप अपनी जो खेत की मिट्टी है उसमें सुधार कर सकते हैं, उसकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो कैसे आप जुड़ सकते हैं इस योजना से, आइए आपको बताते हैं। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं।
अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है आपके पास, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshanddd@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 65 दर्ज हुआ। कोलकाता में सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में सूचकांक 33 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहां सूचकांक 46 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दुनिया में अगर पानी के बाद सबसे ज्यादा कुछ पिया जाता है तो वो है चाय। कृषि स्टार्टअप की टीम आज आपको लेकर चल रही है ग्रेटर नोएडा के कासना में। हम लोगों ने प्रधानमंत्री योजना से लोन लिया हुआ था। मैं कुमुद पटेल, मैं त्रिभुवन पटेल आ रहे हैं अपना स्टार्टअप सफर लेके। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा।